कक्षा 10 जो साइंस है, विज्ञान है, चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये जो चैप्टर है ना, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल चैप्टर है। ठीक है, आपके नेत्र और नेत्र से संबंधित क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जो कि वर्ड्स प्रॉब्लम में आ जाते हैं और बहुत ही इजी चैप्टर है, एकदम आसान। कह रहे इससे जो पहला चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, वहाँ आप पूरा पढ़ के आए हो, समझ के आए हो। अगर वो चैप्टर आपने ढंग से पढ़ी है ना, तो ये तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, पहले वाले चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, सबसे पहले बात कर देंगे, पहला जो टॉपिक हमारा है वो है मानव नेत्र। आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मानव नेत्र का सुस्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, कि ये कि दृष्टिपटल कहाँ है, दोक तंत्रिका कहाँ है, पक्षाभिपेशिया कहाँ है, नेत्रोद कहाँ होता है, स्वच्छ मंडल कहाँ होता है, और इनके कार्य भी क्या होते हैं ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ये चित्र बनाने के लिए एग्जाम में बार बार आता है। ये मानव नेत्र का नामांकित चित्र है। ठीक है, इसे बनाने की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैं इसको समझाता हूँ। कह रहे हैं मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। देखो, मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय का मतलब इसलिए है, हमारे पास ज्ञानेंद्रिय मूलतः 5 होती हैं। नाक है, जीभ है, त्वचा है ना, आँख है, कान है, ये सब हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। लेकिन सबसे मूल्यवान जो होती है वो आँख होती है। अगर आपकी आँख ही नहीं रहेगी तो आपको पूरी दुनिया काली दिखाई देगी, है ना, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो कुछ दुनिया किस रूप को आप देख ही नहीं सकते। तो एक बार के लिए आप सुनना अगर नहीं पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आप देख के सब चीज़ समझ सकते हो। लेकिन अगर आप देख ही नहीं सकते तो आपके लिए पूरी दुनिया एक क्या हो जाएगी, एक अंधेरी गुफा हो जाएगी। सबसे मूल्यवान आता है आपका आँख। ठीक है, कह रहे मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। आंखें बंद करके हम वस्तुओं को उनकी गंध, स्वाद, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या उनको स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं। तथापि आँखों को बंद करके रंगों को पहचान पाना असंभव है। अगर आपको आपसे बोला कि आँख बंद करो और बताओ ये कौन सा रंग है, तो बता पाओगे? नहीं बता सकते आप। ये तुक्का मारोगे, क्या पता है कभी कभी एक दो तुक्का सही हो जाए, लेकिन वो तो आप अंदाजे में बोल रहे हो, है ना। इस प्रकार समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। देखो, जो दृष्टिपटल है कहाँ है, ये इसे दृष्टिपटल कहा जाता है और अंग्रेजी में रेटिना भी बोलते हैं। दृष्टिपटल कहते हैं। उस पर हमारा क्या बनता है, दृष्टिपटल पर हमारा हमेशा प्रतिबिंब बनता है। जो भी हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दृष्टिपटल पर बनता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, प्रकाश जो होती है वो झिल्ली से प्रवेश करके हमारे आंखों के अंदर प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं या स्वच्छ मंडल कहते हैं हिंदी में। ये देखो, इसे क्या बोला जाता है, स्वच्छ मंडल, कॉर्निया। ठीक है, चित्र में आपको नामांकित चित्र में दिखाया गया मानव नेत्र। ठीक है, नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी, देखो नेत्र गोलक कहाँ है, नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी चीज़ होती है जिसमें उभार होता है, यानी कि वाइट वाइट होगा, आपकी आंखों में देखा होगा ना, उभार होती है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग, जो आपका नेत्र होता है गोलाकार आकृति की तरह होता है, लगभग गोलाकार होती है तथा इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये जो गोला टाइप होता है ना, इसका जो पूरा व्यास होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर का होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अपवर्तन समझते हैं ना, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, है ना, ये सब पढ़ा रखा है आपको। तो कह रहे प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर हो जाता है। जो कॉर्निया होती है ना, इसी पर इसका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। अब इसके बाद एक टॉपिक आएगा, नेत्र की समंजन क्षमता। वहाँ पर इस वर्ड को हम पूरा डिस्कस करेंगे बड़े एक तरीके से।
ठीक है, कि समंजन क्षमता क्या होती है। ठीक, आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं, है ना। परितारिका का मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपका क्या है, ये परितारिका, यहाँ पर समायोजन होता है। ठीक, परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अभिनेत्र लेंस नेत्र पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, इसे नोट कर लीजिएगा। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें वृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, प्रदीप्ति होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। ये सिग्नल द्विक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं और मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है तथा अंततः इस सूचना को संसाधित करता है, जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसा है वैसा ही देख पाते हैं। ठीक है, जो बोला जाता है ना कि इंसान में एक प्राण होता है, प्राण पता है क्या है, हमारा मस्तिष्क है। हमें 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 हंसना है, हमें रोना है, हमें भूख लगी है, हमें चोट लगी है, हम कुछ भी करते हैं, देखते हैं, सारा खेल हमारा मस्तिष्क करता है। ठीक है, सो मस्तिष्क हमारा क्या होता है, सीपीयू होता है। सीपीयू के बिना कुछ नहीं है ना, तो मस्तिष्क हमारा सीपीयू है। जब ये सारी सूचनाएं वो मस्तिष्क को भेजते हैं, तब मस्तिष्क वस्तु को जैसा है वैसा दिखाता है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है, इस वाले पार्ट को आप पढ़ ले सकते हैं। चलो मैं ही पढ़ देता हूँ। और आपको पता है इसके बाद मेरी एक दूसरी वीडियो आती है जिसमें हम एनसीईआरटी के सारे प्रश्नों को करते हैं और साथ ही साथ बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं उनको भी हम करते हैं और सीखते हैं, है ना। तो वो वीडियो भी मैं कराऊंगा और उसकी लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर देखना। इस वीडियो के साथ साथ वो वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, देखिए पढ़ते हैं। कह रहे दृष्टि तंत्र के किसी भी भाग के क्षतिग्रस्त होने अथवा कुसंक्रियाओं से दृष्टि प्रक्रियाओं में सार्थक क्षति हो सकती है। उदाहरण के लिए प्रकाश संचरण में सम्मिलित कोई भी संरचना जैसे कॉर्निया, पुतली, अभिनेत्र लेंस, नेत्रों तथा कछाप द्रव अथवा रेटिना जैसी संरचना या द्विक तंत्रिका भी क्षतिग्रस्त होने पर चाशुक विकृति उत्पन्न करती है। मतलब इन सभी में से अगर किसी में भी थोड़ा सा भी क्षति होगा, मतलब कुछ भी अगर हमारे आँखों के किसी भी पार्ट में थोड़ा सा भी अगर दिक्कत होगा तो हमें देखने में दुविधा उत्पन्न होगी। आपने अनुभव किया होगा कि जब आप तीव्र प्रकाश से किसी मंद प्रकाशित कमरे में प्रवेश करते हैं तो आरंभ में कुछ देर तक आप उस कमरे की वस्तु को नहीं देख पाते। ठीक है, आप बहुत देर तक बहुत तेज़ धूप वाले जगह से देख रहे हो और अचानक कम जगह पे जब जाओगे ना तो अचानक से आपके आँखों के सामने अंधेरा आ जाएगा, आप अच्छे से उस चीज़ों को देख नहीं पाओगे। तथापि कुछ समय बाद आप उसी मंद प्रकाशित कमरे की इस वस्तु को देख पाते हैं। आँख की पुतली परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है जिसके साइज को परितारिका की सहायता से बदला जा सकता है। जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है तो परितारिका सिकुड़ कर पुतली को छोटा बना देती है जिससे आँख में कम प्रकाश प्रवेश कर सके। परंतु जब प्रकाश मंद होता है तो परितारिका फैलकर पुतली को बड़ा बना देती है जिससे आँख में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इस प्रकार मंद प्रकाश में परितारिका की शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से खुल जाती है। आपने देखा होगा ना, जब आप धूप में ऐसे ताकते हो तो आपका आँख छोटा हो जाता है, आप चाह के भी उसे बड़ा कर नहीं पाते हो। और जबकि जब आप जहाँ पर कम प्रकाश होता है, जहाँ पर कमरे में आ गए किसी जहाँ पर प्रकाश कम है, वहाँ पर जब आओगे तो आपका आँख बड़ा हो जाता है, एकदम खुल जाता है ना। ये नेचुरल चीज़ें हैं। ये कौन करता है, परितारिका करती है, ताकि उस हिसाब से वो परितारिका को एडजस्ट करती हैं, समायोजित करती है। अब आता है समंजन क्षमता। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या तात्पर्य, या नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। देखो, अभी आप इस बुक को देख पा रहे हो, कहीं पर आपकी मोटरसाइकिल रखी होगी उसको भी देख पा रहे हो, और ठीक है, अब मैं थोड़ा दूर दूर जा रहा हूँ, आपके घर के सामने कोई किसी दूसरे पड़ोसी का घर है उसे भी आप देख पा रहे हो,
और आपके सामने सूरज रखा हुआ है ऊपर, सूरज या चंद्रमा जो भी है, रात में होगा तो चंद्रमा दिखेगा आपको और दिन में होगा तो सूरज दिखेगा। सूरज और चंद्रमा कितनी दूर हैं, तारे कितनी दूर हैं, हम सभी वस्तुओं को देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। तो वस्तुओं को देखने के लिए उनकी फोकस दूरी को हमारी आँख एडजस्ट करती है उसी हिसाब से, तो उसी ही लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। अब यही चीज़ इसमें डिटेल में लिखी हुई होगी, देखो क्या लिखा है। अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक पक्षाभी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। जब पेशियां शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है, इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देख पाने में सक्षम होते हैं। जब आप आँख के निकट की वस्तुओं को देखते हैं तब पक्षाभी पेशियां सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, जो पेशियां होती है ना, एकदम पास की वस्तु को एकदम आँख के सामने ला के देखोगे तो आपका आँख सिकुड़ जाएगा, और जबकि दूर अगर वस्तु रख दोगे तो आपका आँख खुल जाएगा, है ना। अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है, परिणामस्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। इससे हम निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी बता दूंगा। अब यहाँ से आ जाते हैं, परिभाषा ये देखिए, कह रहे अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। और कैसे समायोजित करता है वो मैंने अभी आपको पढ़ के समझाया। ठीक, तथापि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होती। ठीक है, और स्वस्थ नेत्र की जो निकटतम दूरी होती है, देखो किसी वस्तु को आराम से स्पष्ट देखने के लिए आपको इसे अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। तो जो स्वस्थ नेत्र के निकटतम स्पष्ट दूरी होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। और दूर अनंत दूर कितनी होती है, स्वस्थ नेत्र आप देखो सूरज तारे को भी देख पा रहे हो ना, तो अगर निकटतम बोलेगा तो 25 लिखोगे और दूर की बोलेगा तो अनंत लिखोगे। ठीक है, क्या लिखोगे, अनंत। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु किसी तनाव की अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। इसे नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं। कि नेत्र का निकट बिंदु क्या होते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। स्वस्थ नेत्र के निकट बिंदु कितनी होती है, एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेत्र है तो नेत्र में कई सारे तरह के ना रोग भी पाए जाते हैं। निकट दृष्टि दोष होती है, सॉरी गाइस, दूर दृष्टि दोष होती है, किसी को मोतियाबिंद हो जाता है। तो ठीक है, ये क्या होते हैं, कैसे इसका समाधान किया जा सकता है, ये सब भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। कह रहे कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस, जो नेत्र का क्रिस्टल लेंस अगर देखोगे ना बुढ़ों के, तो दूधिया कलर का हो जाता है और धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। और जब मोतियाबिंद हो जाता है तो क्या होता है, इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। या तो वो साफ नहीं देख पा रहा है या बिल्कुल ही देख नहीं पाता है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। सर्जरी करनी पड़ेगी आपको ठीक करने के लिए, तब जाके उसका आँख फिर से नॉर्मल हो पाएगा, अन्यथा नहीं। कह रहे हैं दृष्टि के लिए हमारे 2 नेत्र क्यों हैं, केवल एक ही क्यों नहीं है। हमारे आँख 2 हैं। आप एक आँख को बंद करोगे तो एक आँख से देख पा रहे हो, लेकिन हमारे को भगवान ने 2 नेत्र ही क्यों दिए हैं, एक से ही हम क्यों नहीं देखते हैं। तो ये इसके कारण यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो मैं बता रहा हूँ कि आप जानते हैं, ठीक है, रोचक तथ्य हैं, इनको पढ़ने से मज़ा आएगा, आपको जानकारी मिलेगी अच्छे। कह रहे एक नेत्र की बजाय 2 नेत्र होने में हमें अनेक लाभ हैं। इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है
अगर आपको बिलीव नहीं होता, आप इसी किताब को ना एक आंख बंद करके देखो और दोनों आंख खोल के देखो, तो आपको पता चलेगा कि क्या अंतर है। ठीक है, जब आप एक आंख से देख रहे होगे ना तो दृष्टि क्षेत्र आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। जैसे आप दो आंख खोलोगे तो आपका दृष्टि क्षेत्र फैल जाता है। मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 डिग्री होता है, जबकि दोनों नेत्रों द्वारा यह 180 डिग्री बढ़ हो जाता है। 30 डिग्री का फर्क है। ठीक है, वास्तव में किसी मंद प्रकाशित वस्तु के संसूचन की सामर्थ्य की एक की बजाय दो संसूचकों को में बढ़ जाती है। शिकार करने वाले जंतुओं के नेत्र के दो नेत्र प्रायः उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, जिससे कि उन्हें अधिकतम विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्राप्त हो सके। ठीक है, परंतु हमारे दोनों नेत्र सिर पर सामने की ओर स्थित हैं। इस प्रकार हमारे दृष्टि क्षेत्र तो कम हो जाते हैं, और जो जीव जंतु होते हैं उनके सिर पर होते हैं, और वो ऊपर होने की वजह से वो चारों ओर का देख पा रहे हैं, और हमारा सामने होता है तो हम बस आगे का देख पाते हैं। ठीक है, ये रीज़न है। अब जो नया टॉपिक है, इस पे प्रश्न हर बार पूछा जाता है, दृष्टि दोष और उसका संशोधन। दूरदृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, और इसको आप कैसे सुधार सकते हो। सुधारते कैसे, चश्मा नहीं लगाते हम, तो किस टाइप के दोष को कौन सा चश्मा दिया जाता है वो भी हम जानेंगे आज। कह रहे हैं कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो सकते हैं। समंजन क्षमता का मतलब पास रखी वस्तु या दूर रखी वस्तु का फोकस दूरी वो अच्छे से बना नहीं पाता है, और जब फोकस दूरी अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाता है तो आपके नेत्र में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है, तभी आप देख नहीं पा रहे हैं अच्छे से, या तो दूर का नहीं देख पा रहे होंगे या पास का नहीं देख पा रहे होंगे। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाते। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। ठीक है, और सामान्यतः कुछ दोष इस प्रकार से हैं, जैसे कि पहला दोष है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, देखो निकट दृष्टि दोष है आपका, दीर्घ दृष्टि दोष है, और क्या है, जरा दूर दृष्टि। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं अंग्रेजी में, दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, और जरा दूर दृष्टिता को प्रेसोपोपिया बोलते हैं। ठीक है, सो पहले में आ जाते हैं निकट दृष्टि दोष। नाम के उल्टा होता है इसमें, और ये चित्र जो बना हुआ है ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, ये एग्जाम में आता है। निकट दृष्टि दोष नाम के उल्टा परिभाषा होता है हमेशा। अब परिभाषा आप कैसे लिखोगे, वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तो साथ स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, ऐसे दृष्टि दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। नाम के उल्टा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, ऐसे दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, अब पूरा पढ़ देते हैं जो लिखा हुआ है। क्या कारण होता है निकट दृष्टि दोष होने का, वो भी हम देखेंगे। कह रहे निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तु को वो स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का दूर बिंदु, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ऐसे व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाते हैं। जो दूर बिंदु होना चाहिए उस अनंत पर, वो अनंत पर नहीं होता, वो कहाँ जाता है, पास आ जाता है। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूरी रखी वस्तु को ही सुस्पष्ट देख पाता है। ठीक है, मतलब दूर का जो बिंदु होता है ना उसका पास आ जाता है, तभी वो पास की वस्तु तो वो साफ देख पा रहा है, लेकिन दूर की वस्तु को वो साफ नहीं देख पाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो दूर बिंदु है वो पास में आ गया है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ना बनकर दृष्टि पटल के सामने बनता है। जो दृष्टि पटल पे बनना चाहिए, रेटिना पर बनना चाहिए, वो वहाँ ना बन के कहाँ बनता है, दृष्टि पटल के सामने बनने लग जाता है, तभी ये प्रॉब्लम होती है। अब इसकी कैसे हम ठीक कर सकते हैं, अब इसके क्या कारण है, इस दोष के उत्पन्न होने के कारण क्या है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना, पहला कारण तो ये, जो अभिनेत्र की जो वक्रता है ना, त्रिज्या, वो बढ़ जाती है। फिर
नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, जो हमारा नेत्र गोलक है वो लंबा हो जाएगा, इसलिए ये चीज़ें होती हैं। अब क्या कह रहे हैं, इस दोष को कैसे आप सुधार सकते हो, तो यहाँ से देखो निवारण लिखा है, इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस, देखो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है, अवतल लेंस, ध्यान रखना यही इंपॉर्टेंट है। निकट बोले तो अवतल, अवतल लेंस लगाकर सुधार करोगे। अवतल लेंस, जैसे अब सारे लेंस भी बहुत कहा जाता है, इसके उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, इसी चित्र में दर्शाया गया है। देखो उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को वापस दृष्टिपटल पर ले आता है तथा इस प्रकार इस दोष का संशोधन हो जाता है। तो इसे आप अच्छे से पढ़ना और अच्छे से लिखना। पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चित्र जो है वो भी आप बना लेना। देखो ये पहला जो चित्र है, निकट दृष्टि दोष नेत्र का दूर बिंदु। ठीक है, बी पार्ट में क्या लिखा, निकट दृष्टि दोष का, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र, ये मेरा दूर बिंदु है। ये दूर बिंदु यहाँ ना होकर अब क्या आ जाता है, पास में आ जाता है। और फिर जैसे ही आप इसमें चश्मा लगा दोगे तो निकट दृष्टि दोष का यहाँ पर क्या हो जाएगा, संशोधन हो जाएगा। फिर से वो दृष्टिपटल की क्या बनने लगेगा उसका इमेज। तो ये तीनों चित्र आपको बनाना है, निकट दृष्टि दोष नेत्र का दूर बिंदु, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र, और फिर ये उसका समाधान। अब निकट दृष्टि दोष का ठीक उल्टा दूर दृष्टि दोष होता है या दीर्घ दृष्टि दोष जो कहें। अब इसमें ये तीनों चित्र आपको बनाने की प्रैक्टिस करनी है। अब इसको भी मैं आपको पढ़ देता हूँ। नाम का उल्टा, बिल्कुल उल्टा कह रहे हैं। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। जो हम 25 सेंटीमीटर तक साफ देख पाते हैं ना, फिर हम देख नहीं पाते हैं। दूर का तो हम पूरा देख पा रहे हैं लेकिन निकट का नहीं देख पाएंगे। तो नाम के उल्टा होता है इसमें। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफ़ी दूर रखना पड़ता है। वो क्या करते हैं, किताबों को यूँ हाथ से दूर रखेंगे ऐसे और सर को पीछे करके पढ़ते हैं बच्चे। तो उनको मतलब क्या है, वो निकट दृष्टि दोष मतलब दूर दृष्टि दोष हो गया उनको। निकट का उनको पढ़ने में दुविधा होती है, उल्टा बोलते हैं नाम के, है ना। ये क्यों होता है, ये इस दोष की क्या कारण है, इसमें क्या होता है, ये क्यों होता है, क्या कारण है। तो ये कारण है, देखिए इस दोष के उत्पन्न होने के क्या कारण है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाती है। जो इसकी फोकस दूरी है ना अभिनेत्र लेंस की, वो बढ़ जाती है। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, उसमें लंबा हो जाता था, इसमें छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये दो कमी है। इसी दो कमी के कारण ये चीज़ें हमें उत्पन्न होती हैं। तो देखिए ये चित्र बनाओगे कब, दीर्घ दृष्टि दोषयुक्त नेत्र का निकट बिंदु। ठीक है, फिर दीर्घ दृष्टि दोषयुक्त नेत्र। ठीक है, ये देखो ये इमेज यहाँ बना रहा है, और फिर जब चश्मा लगा दोगे तो इमेज फिर से यहाँ बन जाएगी। दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधन। ठीक है, ये तीन चित्र बनाने की प्रैक्टिस कर लेना। अब इसमें कौन सा लेंस लगा के हम संशोधन करते हैं, निकट दृष्टि दोष में तो अवतल लगाते हैं, और दूर दृष्टि दोष में क्या लगाते हैं, उत्तल लेंस। ठीक है, याद रखना हमेशा। उत्तल लेंस को क्या बोला जाता है, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अभिसारी लेंस का उपयोग किया जाता है इस दोष को दूर करने के लिए। ठीक है, उत्तल लेंस युक्त चश्मे दृष्टिपटल पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकसित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करते हैं, तभी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब अगला जो प्रॉब्लम है जरा दूर दृष्टि दर्शिता, और ये जो प्रॉब्लम है ये बुढ़ों में ज़्यादा होता है। जो बूढ़े हो जाते हैं, जिनकी आयु बढ़ जाती है, ना तो उनका दूर का स्पष्ट दिखता है, ना ही उनको पास का स्पष्ट दिखता है। और उनके जो चश्मे बनाए जाते हैं ना, ये जो चश्मे होते हैं आधे में उत्तल होता है, आधे में अवतल होता है। तो देखा होगा जब बुढ़े लोग के चश्मे में होते हैं ना, वो चश्मे को थोड़ा नीचे कर देते हैं, जब किताब वगैरह पढ़ेंगे तो नीचे कर देते हैं,
और जब कुछ देखना होता है तो ऊपर कर देते हैं। तो जो बुड्ढों लोगों के चश्मे बनते हैं उसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों होता है। ठीक है, तो वही देखो पढ़ेंगे और इसके निवारण के बारे में भी पढ़ेंगे। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। ये नेचुरल है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं। ये पक्ष मापी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि तथा दूरदृष्टि दोष हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वस्तु को सुस्पष्ट देख सकने के लिए प्रायः द्विफोकसी लेंस की आवश्यकता होती है। सामान्य प्रकार के द्विफोकसी लेंस में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ऊपरी भाग पर अवतल लेंस होता है तथा निचली भाग पर उत्तल लेंस। यह पास की वस्तु को सुस्पष्ट देखने में सहायक होता है। ठीक है, जो मैंने बोला वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके क्वेश्चन है, या आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, और वरना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आने वाली है उस पर मैं तो ये सारे बताता हूँ। एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बताता हूँ, और बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन सकते हैं और जो पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं वो भी मैं कराता हूँ। तो वो वीडियो आप ज़रूर दिखा करिए हर चैप्टर का। ठीक है, इसके बाद वो वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। यहाँ मैं चीज़ों को समझाता हूँ, वहाँ मैं प्रश्नोत्तरों को बताता हूँ। अब अगला टॉपिक है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, प्रिज्म। ठीक है, मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। जब आप एक प्रिज्म देखा होगा आपने, एक अगर आपने नहीं देखा है ना, प्रिज्म ऐसा एक टुकड़ा होता है त्रिभुज आकार का, सफ़ेद कांच का, पारदर्शी होता है ना, और ये महंगा होता है। ये एक छोटा सा ऐसा एक छोटा सा एक टुकड़ा ना कम से कम 2-3 हज़ार रुपये का आता है, इतना छोटा सा। ठीक, सो अगर प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किया जाए, एक श्वेत प्रकाश अगर आती है तो उसके 7 रंगों में वो क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। तो उसे हम बोलते हैं प्रकाश का विक्षेपण, और वही हम पढ़ेंगे, कांच की प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उन सबको छोड़ो और यहाँ पढ़ो। ये चित्र देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये प्रिज्म है, ये श्वेत प्रकाश आई, कांच से टकराई और उसका क्या हो गया, विक्षेपण हो गया। मतलब श्वेत प्रकाश आई, प्रिज्म से टकराने के बाद वो 7 रंगों में विभक्त हो गई। ठीक है, और उसे क्या बोलते हैं, बैनी आह पी नाला, ऐसे लिखोगे, बैनी आहा पी नाला। देखो सबसे पहले क्या होता है, बैगनी, फिर नीला, फिर आसमानी, फिर हरा, बैनी आ, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर लाल। बैनी आ पी नाला ऐसे याद कर सकते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी वाले बच्चे ऐसे याद कर सकते हैं, विग व्योर। ठीक है, वी से क्या होता है, वायोलेट, बैगनी, इंडिगो, जामुनी, नीला, ग्रीन, येलो, ओ से ऑरेंज, और आर से रेड, लाल। तो आप अंग्रेजी में याद करना चाहते हैं या हिंदी में? हिंदी में ऐसे याद करें, बैनी आ पी नाला। ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। तो वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? देखो, प्रकाश की श्वेत किरण जब प्रिज्म से टकराकर 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं तो इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और ये 7 रंग बैनी आह पी नाला के रूप में प्रकट होते हैं। बै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। ये इनके क्रमांक हैं, बैनी आह पी नाला। ठीक है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है वो भी आप समझ गए, इसे थोड़ा आप पढ़ लेना। प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना भी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, और कभी कभी आपने देखा होगा इंद्रधनुष का बनता हुआ 7 रंग,
है ना। जब बारिश होती है तब आपने देखा होगा ये सब। तो यहाँ से पढ़ लेते हैं थोड़ा चीज़ों को समझने के लिए। कहते हैं आइजक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक व्यक्त करने का प्रयत्न किया, किंतु इन्हें और अधिक वर्ण नहीं मिल पाए। फिर उन्होंने ये इस चित्र के अनुसार यहाँ पर एक प्रिज्म रखा, उसके ऊपर दूसरा प्रिज्म रखा। ठीक है, ठीक है, कहाँ पढ़ लेते हम। फिर उन्होंने चित्र 11.6 की भांति एक दूसरा प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा। इससे स्पेक्ट्रम के सभी वर्ण दूसरे प्रिज्म से होकर गुजरे। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निर्गत हो रहा है। इस प्रेक्षण से न्यूटन को यह विचार आया कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। ठीक है, सूरज की जो प्रकाश हमें सफ़ेद दिखाई देती है वो वास्तव में 7 रंगों से मिलकर बना है। कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है प्रायः श्वेत प्रकाश कहलाता है। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। ठीक है, तो इंद्रधनुष क्यों बनता है, ये उसका कारण है। ठीक, अब आते हैं मेन चीज़ जिस पे आपसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, कक्षा 10 चैप्टर नंबर 10 में हमने पढ़ा है ना। अपवर्तन क्या होता है, दो माध्यमों के बीच का जो अनुपात होता है उसे हम अपवर्तन कहते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, जो हमारा वायुमंडल है ना वो कई सारे गैसों से भरा पड़ा है। ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड है और भी कई सारे गैस हैं। इनके साथ साथ हमारे वायुमंडल में धूल, मिट्टी, प्रदूषण भरे पड़े हैं, है ना। तो अपवर्तन क्या होता है, जब भी कोई किरण हमारा किरण वायुमंडल से होता हुआ आता है तो वो मुड़ जाता है रास्ते में, उसका कई बार अपवर्तन होता है। कहीं पर उसको गैस मिलेगी, कहीं पर धूल के कण होंगे। ठीक है, तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आ रहा है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में आता है, तो उसका कई बार अपवर्तन होता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है उसी को हम पढ़ेंगे और इस पर कई सारे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे कि आकाश का रंग नीला क्यों है, आसमान का रंग काला क्यों दिखाई देता है ऊपर से, सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है उगते समय और छुपते समय। इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे और सारा कॉन्सेप्ट किस पर आधारित है, वायुमंडलीय अपवर्तन पर। सो यहाँ लिखा है, देखिए, आपने संभवतः कभी आग या भट्टी अथवा किसी ऊष्मीय विकिरक के ऊपर उठती गर्म वायु के विशुद्ध प्रभाव में धूल के कणों की आभासी, अनियमित, अस्थिर गति अथवा झिलमिलाहट देखी होगी। बिल्कुल देखिए, आप जब किसी कक्षा में आ जाते हो, किसी रूम में जाते हो, तो आप जब एक अंधेरे रूम में एक जगह से रोशनी आती है तो उस रोशनी में देखा होगा आपने धूल की, कितने सारे धूल के कण हमें दिखाई देते हैं, यूं पूरा यूं घूम रहा होता है। ठीक है, ऐसे कण हमारे आसपास मौजूद हैं, हमें आंखें से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और अगर हमारे निचले स्तर पे इतने अगर धूल कण वगैरह हैं तो सोचो ऊपर कितना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तन होती रहती है। इस प्रकार यह अस्थिरता हमारे स्थानीय पर्यावरण में लघु स्तर पर वायुमंडलीय परिवर्तन का ही एक प्रभाव है। तारों का टिमटिमाना बृहद स्तर की एक ऐसी परिघटना है। अब तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, जो हमारा सूरज है ना वो भी एक तारा है, सूरज से भी बड़े बड़े तारे होते हैं। ये जो तारा होता है ना वो हमारे पृथ्वी जहाँ पर हम रहते हैं, पृथ्वी जो है उससे कई 100 गुना बड़ा है। ठीक है, ये जो हमारी पृथ्वी है वो सूरज का एक टुकड़ा है, छोटा सा एक टुकड़ा है। और हमें तारे, तो सोचो तारे हमें इतने छोटे छोटे दिखाई देते हैं और कितने सारे तारे हैं वायुमंडल में, सौरमंडल में, वायुमंडल में बोल रहा हूँ, है ना। तो सोचो वो तारे कितने बड़े होंगे और इतने बड़े होने के बावजूद भी हमें कितने छोटे दिखाई देते हैं। और तारे छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो पृथ्वी से बहुतों दूर है, करोड़ों वर्ष लग जाएंगे हमें उस तक पहुँचने में। ठीक है, इतने दूर है। उसके साथ साथ
तारे जब हम देखते हैं रात को तो वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि सूरज सूरज क्या है, सूरज का अपना प्रकाश है, तारों का अपना प्रकाश होता है। तो तारे हमें टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं, ये जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको मैं अब छोटे से भाषा में समझा देता हूँ। देखो, ये तुम खड़े हो और यहाँ तारा है, ठीक है। तारों की जो प्रकाश होती है ना, जब यहाँ से वो प्रकाश हमारी आंखों में आती है तो उसका वायुमंडल में ना कई बार अपवर्तन हो जाता है। कभी तारों की प्रकाश सीधी हमारे आँख तक नहीं पहुँच पाती, उसको सीधा यहाँ तक पहुँचना चाहिए था, लेकिन वो उसका अपवर्तन हो जाता है वायुमंडल में। ये तार ये आ रही थी, ये इधर हो जाएगी प्रकाश, या मुड़ जाएगी प्रकाश की किरण, एक सीधी नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश का क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है, और सीधी नहीं आ पाती, अपवर्तन हो जाता है। इसलिए तारों की जो प्रकाश है कभी ज़्यादा हमारे आँख तक पहुँच पाती तो कभी कम, और इसी वजह से हमारे तारे क्या प्रतीत होते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्तन अपवर्तनांक होता है। तो जो चीज़ मैंने आपको सिंपल भाषा में बताई वही लिख देना, ठीक है। कि तारों की जो प्रकाश होती है वो हमारी आँख तक पहुंचने से पहले उसका कई बार अपवर्तन हो जाता है। तो कभी प्रकाश हमारे आँखों तक कम पहुंचती है तो कभी कम। इसलिए क्योंकि तारों के प्रकाश का वायुमंडल में अपवर्तन हो जाता है, और इसी वजह से तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये लिख दोगे आप आराम से। अगले टॉपिक में आ जाते हैं, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्य अस्त होता है, दोनों ही स्थिति में सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। देखो, यहाँ पे सूर्य उगता है और यहीं पे आके सूर्य छिपता है। वैसे सूर्य अपनी जगह नहीं बदलता, बदलता कौन है, पृथ्वी क्योंकि अपने अक्ष पे यूं घूमती रहती है, तो हमें लगता है कि सूरज चल रहा है। एक्चुअली सूरज नहीं चलता है, हम पृथ्वी चलती है। सूरज तो अपनी जगह पर ही होता है, हम यहाँ थे और हम यहाँ से यहाँ हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि सूरज चल रही है। जबकि आपको पता है, छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने, पृथ्वी अपने अक्ष पर अपनी धुरी पर घूमता रहता है और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। तो देखो, अभी मैंने आपको लिखाया था बैनी आँख पी नाला, बैनी आँख पी नाला। तो लाल रंग सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। और वही चीज़, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पहले पढ़ देता हूँ फिर मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगा। कह रहे हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। ठीक है, 2 मिनट पहले ही हमें सूर्य दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है। जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके 2 मिनट बाद तक दिखाई देने लगता है। वास्तविक सूर्योदय से हमारा अर्थ यह है सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना। क्षितिज क्या होता है, ये क्षितिज है और ये ऊर्ध्वाधर है। तो यहाँ पर चलो सूर्य उगेगा और यहाँ पर सूर्य छिपेगा ना, तो उगने से पहले और छिपने के बाद, उगने से पहले 2 मिनट दिखाई देता है और छिपने के 2 मिनट बाद भी दिखाई देता है, ठीक है। शून्य की क्षितिज के सापेक्ष वास्तविक तथा आभासी स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। देखो, ये आभासी स्थिति है और ये वास्तविक क्षितिज स्थिति है, ठीक है। तभी ये चीज़ पहले दिखाई देती है। इस परिघटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रीय चपटी प्रतीत होती है, ठीक है। अब इसमें आप क्या यही लिखोगे आप एग्ज़ाम में? नहीं, आप क्या लिखोगे, वही प्रकीर्णन जो वाला पार्ट है वो लिखोगे। यहाँ से ऐसे लिखना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तव में सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश का जब प्रकीर्णन हो रहा होता है तो जो हमारी आँखों तक पहुँचने वाला प्रकाश होता है ना, वो कौन सा रंग होता है, वो लाल रंग का होता है। इसी वजह से सूर्यास्त के अस्त के समय और सूर्योदय के समय
सूरज हमें रक्ताभ प्रतीत होता है, ऐसे लिखोगे आप। ठीक है, सूर्य के उदय के समय व सूर्य के अस्त होने के समय सूरज की जो किरण वायुमंडल से होते हुए हमारे आंखों तक पहुंचती हैं, प्रकीर्णन के पश्चात जो किरण हमारे आंख तक पहुंचती हैं उसमें लाल रंग की मात्रा अधिक होती है। इसीलिए सूर्य उदय के समय और सूर्य अस्त के समय दोनों ही समय सूर्य हमें लाल प्रतीत होता है, रक्ताभ प्रतीत होता है। ये लिख दोगे आप और ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब यही क्वेश्चन आपसे आपका पूछ जा सकता है बदल के, इसमें तो शायद दिखा नहीं है। जब कोई अंतरिक्ष यात्री ना, जब कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाता है और वो नीचे पृथ्वी को जब देखता है नीचे, तो उसे काला दिखाई देता है। उसे क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। क्यों? प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? कह रहे प्रकाश तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं के बीच अन्योन क्रिया के कारण ही हमें प्रकृति में अनेक आश्चर्यजनक परिघटनाएं देखने को मिलती हैं। आकाश का रंग नीला, गहरे समुद्र का रंग, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना, कुछ ऐसी अद्भुत परिघटनाएं हैं जिनसे हम परिचित हैं। पिछली कक्षा में आपने कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के विषय में अध्ययन किया है। किसी वास्तविक विलयन से गुजरने वाला प्रकाश किरण पुंज का मार्ग हमें दिखाई नहीं देता, तथापि किसी कोलाइडी विलयन में जहाँ कणों का साइज अपेक्षाकृत बड़ा होता है यह मार्ग दिखाई देता है, दृश्य होता है। ठीक, अब मैं बात करता हूँ टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव का उदाहरण मैं थोड़ी देर पहले ही दे चुका हूँ कि आप एक कमरे में जाते हो, अंधेरा कमरा है और यहाँ से एक छोटा सा छेद है और यहाँ से प्रकाश आ रही है और इस प्रकाश में आपको यूं यूं कण सारे दिखाई देते हैं, ढेर सारे। तो ये घटना भी एक टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। देखो टिंडल प्रभाव के बारे में क्या लिखा गया है। पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। बहुत सारी चीज़ें हैं ना वायुमंडल में, गैस हैं, प्रदूषण है, धूल कण मिट्टी सब है। इन कणों में धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण, वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देता है। इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास तक पहुंच जाता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना ही टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। यहाँ तक देखना, इसे ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जो मार्ग हमें दिखाई देता है उस प्रकाश के कारण, उस घटना को हम क्या बोला जाता है? टिंडल प्रभाव बोला जाता है। अब थोड़ा और पढ़ लेते हैं, जिसके विषय में कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं। जब धुएं से भरी किसी कमरे में किसी सूक्ष्म क्षेत्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो इस परिघटना को देखा जा सकता है। इस प्रकार प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को दृश्य बनाता है। जब किसी घने जंगल के वितान में सूर्य से प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। वो उदाहरण हमने दे दिया, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ठीक है, जब आप आकाश मंडल स्वच्छ होता है, मतलब बादल वगैरह नहीं है, धुआं वगैरह कुछ नहीं है, प्रदूषण नहीं है, अब ऊपर की ओर जब देखते हो नीचे से तो आपको पूरा आकाश नीले कलर का दिखाई देता है ना? तो क्यों होता है? कह रहे वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की और की क्रम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की प्रकीर्णन को करने में अधिक प्रभावी होता है। जो मैंने आपको एक क्रम बताया, बै नी आह पी ना, लास्ट में क्या होता है? ला, नीला ऊपर है। ठीक है, तो देखिए यही चीज़ है, ये है इनकी तरंगदैर्घ्य के अनुरूप इनका व्यवस्था। ठीक है, इसी रूप में ये चलते हैं। कह रहे वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण, ठीक है, जब हम देख रहे होते तो ऊपर में जो नीले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है, नीले वर्ण की और के कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है।
लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी है। ठीक है, अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकटित करते हैं। ठीक है, लाल रंग को प्रकटित करने के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए और नीला रंग तो बहुत कम होता है उसका। जैसे जैसे नीचे आओगे तरंगदैर्घ्य क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग की तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है, तो वो उसे आसानी से प्रकटित कर सकता है। प्रकटित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है और हमें आकाशमंडल का रंग क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, इसी वजह से। तो ये इसका कारण है। और ये तो पहले ही मैं बता चुका हूँ, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों प्रतीत होता है। ठीक, ये चीज़ हम पहले ही बता चुके हैं। आपने क्या सीखा ये ज़रूर एक बार आप खुद से पढ़ लेना। इस चैप्टर में आपने मेन क्या चीज़ें सीखी हैं, और इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बॉक्स में थे और जो ये जो अभ्यास में, उनको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, और उसी वीडियो में इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार आते हैं वो भी करा दूंगा। ठीक है, और आप देख रहे होंगे ये जो क्वेश्चन है कितने इम्पॉर्टेंट हैं। ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, बार बार बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं।